नमस्कार मिस्टर कौटक चीमा जी एंड हमारे कोलीग्स, हमारे सुनने वाले महानुभाव। कुछ हिंदी शब्द बड़े टिपिकल होते हैं जिनका मतलब कुछ अच्छा होता है, अच्छा लगता है बोलने में। पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना देना चाहता हूं कि आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। आई एम डॉक्टर सुरेश रनवा फ्रॉम श्री गंगानगर, राजस्थान। श्री गंगानगर इज द टॉप ऑफ राजस्थान। यू कैन मैप में जाते हैं तो वन साइड इट इज टचिंग पंजाब एंड वन साइड वी आर टचिंग पाकिस्तान आल्सो। एंड ऑर्थोपेडिक्स के अंदर मैंने आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस 93। आई केम हियर, आई डिड माय MS orthopedics from Rohtak Medical College, and after that shifted here at Ganganagar. It's my hometown, and I started my practice. I'm really very happy with that process. इस process को करते करते somebody introduced me regarding this concept, जिसके साथ अपने आज बैठे हैं, अपने बात करना चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर आज बात कर रहे हैं, उस कंसेप्ट में भी मेरे को एसोसिएट हुआ without knowing anything. Although I got excited about the whole of the concept, or especially the Neutralite. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूट्रलाइट जो कंसेप्ट है ये एक बहुत ही इमेजिंग कंसेप्ट है। और अगर आप किसी ने डिस्कवरी चैनल पर क्वेस्ट फॉर द न्यूट्रिशन अगर अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट उसको 2, 3, 4, 5 दफा उसको देखें, द क्वेस्ट फॉर द न्यूट्रिशन। ये पूरा प्रोग्राम है, इट इज अराउंड 1.5 आवर्स का प्रोग्राम है ये। इससे माइंड ओपन हुआ मेरा। और अभी आपने थोड़ी सी देर पहले चीमा जी ने जो आपको वीडियो दिखाया है, अगर वीडियो को ध्यान से अगर आपको दोबारा देखने का मौका मिले तो मैं आपको कहूंगा कि आप दोबारा देखिए कि कैसे प्लांट को प्लग किया जा रहा है और प्लांट को मशीनों में डाला जा रहा है और प्लांट के उसके बाद में वो टेबलेट तैयार की जा रही है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जब आप न्यूट्रलाइट की टेबलेट लेते हैं तो आप एक मान के चलें कि आप टेबलेट नहीं खा रहे, आप गोली नहीं खा रहे, आप प्लांट या पौधा खा रहे हैं। इस सीडी से मैं थैंक करना चाहूंगा कौटक चीमा जी को, जो इन्होंने एक वीडियो शो किया। इट्स रियली इट्स माइंड ब्लोइंग होता है कि और अच्छा, हम गोली नहीं खाते, हम प्लांट पौधा खाते हैं। मैं जो यहाँ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ लिटिल बिट, जो मेरी ड्यूटी लगाई गई है बोन एंड जॉइंट हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, परंतु न्यूट्रलाइट इससे अटैच है, इसलिए मेरे को न्यूट्रलाइट का स्टार्टिंग में कुछ आपको बताना पड़ा मेरे को। एंड नाउ कम टू द पॉइंट, बोन एंड जॉइंट हेल्थ। अगर आप बॉडी का टेक्सचर देखें, अगर बॉडी का, जैसे आप मेरी फोटो देख रहे होंगे, मेरे फोटो के ऊपर एक ब्रेन है, स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन है। अब हम सब लोग सोचते हैं कि ब्रेन इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईज इंपॉर्टेंट है आपका। नीचे चलें तो आपके पास लंग्स आ जाते हैं, लंग्स इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक दिल धड़कता है, दिल इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अपना एब्डोमेन आ जाता है, जिसके अंदर गुर्दे हैं, जिसके अंदर आंतें हैं, जिसके पैनक्रियाज है, जिसके अंदर लीवर, जिगर है, सब कुछ सिस्टम है। और उसके नीचे हमारी लेग्स आ जाती हैं। और ये सारा का सारा अगर देखें तो अगर आप इस स्केलेटन को निकाल दो तो मेरे को नहीं लगता कि ब्रेन की कोई वैल्यू है, या लंग्स की और दिल की कोई वैल्यू है, या जिगर की कोई वैल्यू है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिल्डिंग की तरफ जाएं, कोई भी बिल्डिंग आप देखें तो बिल्डिंग का पहले जो स्ट्रक्चर है, ढांचा, वो इंपॉर्टेंट है। रेनोवेशन, उसके अंदर कलर, उसके अंदर डिजाइनिंग, उसके अंदर पंखे, एसी, आपके सोफा, या जो वाटर, किचन एंड आपका बेडरूम, जो बेड, वो जो सजाया जाता है वो बाद में सजाया जाता है। पहले स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को मैं देखो, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट अदर फील्ड। मैं फिजिशियन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चेस्ट फिजिशियन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं न्यूरो सर्जन के कोई अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, मैं नाफ्रो के कोई अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता। बट आई वांट टू गिव इन ए ब्रॉड ओपिनियन रिगार्डिंग
व्हाई दिस बोन एंड जॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्योंकि ये सारा का सारा जो हड्डियों का ढांचा है, और अगर आपने ये सही बना लिया तो बात तो आप ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती बाद में। और ये ढांचा कब बनना शुरू होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई लेडी कंसीव करती है, किसी ने कंसीव किया, अब उसको उस कंसीव करते वक्त हम क्या केयर करते हैं? इवन आप गांवों में भी चले जाओ, इलिटरेट लोग भी उस लेडी को, उस बहू को, बेटी को बेस्ट से बेस्ट डाइट देने की कोशिश करते हैं, और उनको ये कहते हैं ये करो, ये करो, ये करो। और इवन आपने देखा होगा गांव में, अगर आपने देखें, जिस लो इकोनॉमिक स्टेटस में जाते हैं, तो वो लेडी, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो वर्किंग भी ज्यादा करती है। मैं यहाँ पे ये बात भी शेयर करूंगा कि ये उस दौरान इस एक्सरसाइज का, इस काम का भी क्या रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अदरवाइज ऐसे नहीं लिया गया कि उनके पास घर में काम करने वाला कोई दूसरा मेंबर नहीं है, ऐसा नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे जो बेबी बन रहा है, वहां पे आपको किस चीज की जरूरत है? वो उसका भी पहले ढांचा बनता है। जब ढांचा बनना शुरू हो जाता है, वो ढांचा कैसे बनता है? अब इसकी तरफ आप देखें, उसके बाद में बेबी डिलीवर होता है, बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होते होते वो ग्रो करता है। ग्रो करते करते हम उस हर स्टेप पर अब तो ध्यान देने लगे। पहले शायद हम ध्यान नहीं देते थे। मे बी लिटरेसी इतनी ज्यादा नहीं थी, मे बी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर ज्यादा होते थे, इसलिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 4 5 6 बच्चे होते थे, तो हम कई बार उतना ध्यान नहीं देते। अब हमारे पास क्या होता है कि पूरी परिवार के अंदर एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, तो हम उसके छोटी सी बात के लिए थोड़ा सा भी हमें चैलेंज आता है तो हम इमीडिएट डॉक्टर से मिलते हैं। मेरे पास रूटीन के अंदर, ओपीडी के अंदर एक आधा ओपीडी ऐसा ही आता है सिर्फ कि जी हमें डाउट हुआ है कि इसका पैर टेढ़ा है, हमें डाउट हुआ है इसका पैर, घुटने में कोई चैलेंज है। तो कहने मतलब पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि वो ढांचा तैयार हो रहा है। और जब वो अडल्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो ढांचा तैयार हुआ हुआ है, वो काम करना शुरू करता है। और वो ढांचा जो बन जाता है, वो ढांचे के बाद की जो बाकी की लाइफ है, अब उस ढांचे को कैसे, उस बॉडी स्केलेटन को, उसके हड्डियों के ढांचे को वो कैसे मेंटेन करता है, उस पर ये डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ का एंड कहाँ होगा। क्या वो 60 का जाएगा, क्या वो 70 के डिप करेगा, या वो 80 90 एंड 100 ईयर्स तक अपने आप को मूव करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। मैं आपको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं, दिस बोन एंड स्केलेटन एंड जॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कहे कि आई वांट टू लिव फॉर 100 ईयर्स एक्टिव लाइफ, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने स्केलेटन ढांचे को कितना संभाल के रख रहा है, और उसके बारे में वो कितना सचेत है। अब क्वेश्चन, ये चीजें मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये मत सोचिए कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, इट इज अदरवाइज। अगर आप लेमैन हैं, यू आर नॉट ए डॉक्टर, शायद उसमें कुछ होंगे डॉक्टर, पर तो मेजॉरिटी डॉक्टर नहीं है। पर तो मैं आज आपके माइंड में, यहां मीटिंग खत्म होने के बाद में आपके माइंड में डालना चाहता हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से हम पैदा होने से लेकर अडल्ट तक तैयार होते हैं, और अडल्ट के बाद की लाइफ को हम लीड करते हैं टिल मे बी 60 70 80 एंड 100 ईयर्स। तो अब यहाँ पे क्या क्या चैलेंज क्या आता है, मैं यहाँ पे ज्यादा आपको डेप्थ में तो नहीं बताऊंगा, या मैं शायद इस प्लेटफॉर्म पर बता भी नहीं सकता, पर तुम्हें ग्रॉस चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि बच्चों में क्या चैलेंज आता है, आपके अडल्ट में क्या चैलेंज आता है, वुमेन्स के अंदर क्या, अपने ओल्ड एज के अंदर हमारे क्या चैलेंजेस आते हैं। बच्चों के अंदर अगर आप देखा जाए, तो मैं सभी को कहूंगा, रादर आप जब भी किसी अपने फैमिली को, फ्रेंड को मिलते हैं, और मिलते हैं, आपको कभी छोटा बेबी आपका दिखाई देता है, अगर वो चलने वाला शुरू होता है, चाहे वो 6 महीने का है, और आपको लगता है कि उसकी वॉक है, उसकी जो वॉकिंग स्टाइल है, वो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको इतना ही लगेगा यार कुछ चेंज है, कुछ अबनॉर्मेलिटी है, कुछ टांगों का शेप थोड़ा सा दिक्कत है। स्पेशली विंटर में नहीं पता लगता, क्योंकि मदर बेबी को काफी क्लोथिंग कर देती है, तो उसमें नहीं पता लगता। स्पेशली समर के अंदर जब वो शॉर्ट क्लोथ पहनती है, तो आपको पता लग जाता है। तो आप इमीडिएटली उसके मदर को कहो कि हमें कुछ चैलेंज लग रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लें, दैट्स ऑल।
सिंपल इसी बात के लिए मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो इस तरह की ओपीडी आती है वो इसलिए आती है कि जी हमारे पड़ोस में या मेरी बुआ ने या मेरी चाची ने कहा था कि आपके बच्चे के टांगों में थोड़ा दिक्कत है, हमें तो नहीं लगा, क्योंकि वो रोज उनको देखते हैं तो उनको नहीं लगता, दूसरों को लगता है, फिर वो मेरे पास आते हैं, तब डेफिनेटली मैं एक्सरे या हमें उसके करवाने पड़ते हैं, तब हमें पता लगता है क्या कमी है। और बताना चाहता हूँ मेजोरिटी के अंदर कमी आती है विटामिन डी की और कैल्शियम की। अल्टीमेटली इसको हम रिकेट्स कहते हैं। और उस वक्त फिर हमें पता लगता है कि ये रिस्ट ज्वाइंट है, ये स्वलन होता है, घुटनों में चेंज आया होता है, एंकल में चेंज आया होता है, और जब एक्सरे करते हैं तो इमीडिएटली ग्रॉस, तो फिर केवल हमें कहना पड़ता है कि आपने बहुत लेट इसको अंडरस्टैंड किया है, पर तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप टाइमली आ गए हैं, तब हमें कुछ उसको सप्लीमेंट या जो भी है वो उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। रिकेट्स वर्ड एक आम आदमी का शब्द बन चुका है, एक मान के चलो कि ये एक ओटीसी प्रोडक्ट हो गया है या आउटडोर प्रोडक्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि आप ये एक वो साइंस का शब्द नहीं रहा है रिकेट्स का, तो ये शब्द सिंपल आपका एक सिंपल वर्ड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। रिकेट्स के में क्या होता है, विटामिन डी कमी हो जाती है, क्यों, विटामिन डी के लिए बच्चे एक्सपोज नहीं होते, और मदर उसको अपना मदर फीड पर डिपेंड करती है, एक्स्ट्रा कुछ मिलता नहीं, विटामिन डी के सप्लीमेंट मिलते नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम अवेलेबल है वो कैल्शियम डिफॉर्म होता है, मतलब अवेलेबल है सब कुछ, विटामिन डी उसको मैनेज नहीं कर पाता, उसकी स्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, इसके लिए इसको रिकेट्स कहते हैं। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है उसको हम ऑस्टियोमलेशिया में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब विटामिन डी की कमी से पहले बच्चे में रिकेट्स होता है, फिर ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। तो ये दोनों शब्द आप ये मान के चलो कि बच्चों के प्लेटफॉर्म पे आपको पता होना चाहिए। जहां तक कि इसका मैनेजमेंट की बात है वो मैं आपसे सभी पॉइंट्स को एक एक करके मैं आपसे बाद में शेयर कर लूंगा। अब बात आती है अडल्ट की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बच्चा बड़ा होता है स्केलेटन बड़ा हो रहा है, आप ये मान के चलो ये हड्डियां बड़ी हो रही हैं, और 21 साल तक बच्चे और स्पेशली गर्ल्स 18 साल तक हमारी एक हाइट अचीव कर लेती है। हाइट अचीव करना, केवल बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि जी हम बच्चे की हाइट छोटी है, हम बढ़ाना चाहते हैं, बच्चा हमारा छोटा है, तो आपको ज्यादा उस पर स्ट्रेस करने, ज्यादा मेनली तो जेनेटिक फैक्टर पर, ग्रोथ हार्मोन पर फर्क पड़ता है। आप उनसे पूछें कि इसके पापा की हाइट क्या है और इसके मदर की हाइट क्या है, पापा और मदर की हाइट से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी हाइट एक्चुअल में कितनी होगी। पर तो फिर भी आप उसको कह सकते हैं कि अगर बच्चे की डाइट अच्छी है, और आप अगर उसको बच्चे को डाइट अच्छी दे रहे हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, मे बी फॉर्म द कैल्शियम, मे बी फॉर्म ऑफ विटामिन डी, या ये चीजें अगर आप उसको प्रॉपर दे रहे हैं और उसकी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि वो हाइट एटलीस्ट डेफिसिट की वजह से कम नहीं होगी, ग्रोथ हार्मोन की वजह से कम हो सकती है। प्रोटीन की मात्रा डेफिनेटली उस वक्त चाहिए उसको, और वो आप बेझिझक आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि अगर वो डाइट अच्छी लेता है तो भी उसके साथ चाहिएगा, वो मैं आपसे डाइट के बारे में शेयर कर लूंगा। और अडल्ट में क्या होता है कि देखा ये क्या है कि 30 साल की उम्र तक एक हड्डियों का एक कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, मैक्सिमम जितना होना है, इसको कहते हैं बोन बैंक। मैंने पिछली टॉक के अंदर भी काफी बोन बैंक के बारे में बातें की थी, और बीइंग एन ऑर्थोपेडिक्स मैं बोन बैंक में विश्वास करता हूं। शायद मैं आपका जो पैसे वाला बैंक है शायद उसमें ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बोन बैंक का है। दोस्तों, अगर आपने अपने बोन बैंक को स्ट्रॉन्ग कर लिया 30 साल तक, तो क्या होता है कि इसका मतलब आपके पास बैंक बढ़ा है। होता क्या है कि बॉडी क्या करती है मैं आपको बताऊं, बॉडी एक चीज को डिस्ट्रक्ट भी करती है फिर रिपेयर करती है, या एक चीज को अब्जॉर्व करती है और उसका प्रोडक्शन करती है, बॉडी करती है, अपने आप मैनेज करती है। तो 30 साल की उम्र तक जो अब्जॉर्प्शन होना है या जो कैल्शियम खत्म होना है, जो खत्म होना है वो कैल्शियम तो एक स्पीड से खत्म होता है, बट बनने वाली एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए हमारा डिपॉजिट ज्यादा होता है, वो 30 साल तक चलता है। 30 साल के बाद में कैल्शियम निकलना ज्यादा शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना कम शुरू हो जाता है। इसका मतलब अगर आपका बैंक स्ट्रांग है
तो आप अल्टीमेटली धीरे 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 70 80 90 साल तक जाएंगे तो आपके पास बोन बैंक स्ट्रांग है, तो आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। इट इज ए श्योरिटी अबाउट इट कि अगर आपने बोन बैंक की तरफ ध्यान दे दिया। इसलिए अडल्ट के बारे में, कैल्शियम के बारे में उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप उसको अदर वे मत लो। ऐसे नहीं है कि ये तो है, अडल्ट है, बच्चा है, खेलता है कूदता है, ठीक है वो हो रहा है, परंतु हमने एक स्पेसिफिक उसके लिए भी ध्यान देना है, इसके अडल्ट के लिए, ताकि हमारा जो बोन बैंक है वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि वो हमारे को लेटर लाइफ में, जो कि एक ऑटोनॉमिक प्रोसेस है, बॉडी का प्रोसेस है। अब जब बाल सफेद होने, ये प्रोसेस है बॉडी का। स्किन में रिंकल्स आना एक प्रोसेस है। अब आप बात आती है कि उसको हम मेंटेन कैसे करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो बोन बैंक को आप चेंज नहीं कर सकते, पर तो बोन बैंक को हम कैसे बनाते हैं पहले, फिर हम कैसे कैसे उसको लास्ट में यूज करते हैं, ताकि 100 ईयर, आपने देखा होगा कई तो 100 साल के भी रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बोन की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात है। वुमेन्स के अंदर आपको जैसे बताया मैंने पहले भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिनेटली उसको कैल्शियम के बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए। उसकी डाइट के अंदर उसकी सप्लीमेंट के रूप में उसको होना चाहिए, क्योंकि बेबी को बिल्ड करना है। दूसरा, पोस्ट डिलीवरी उसकी जो बोन की क्वालिटी, जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो बॉडी के अंदर, वहां पे बोन वीक होती है। और जैसे जैसे अडल्ट जो वोमन है वो एक एज के बाद में कवर करती है, तो उसका मेनोपॉजल चेंजेस आते हैं, और जैसे जो मेनोपॉजल चेंजेस आते हैं वहां पे कैल्शियम फिर निकलना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताऊं, और जो कैल्शियम निकलता है वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ओल्ड एज के अंदर, मे बी आफ्टर 50 ईयर्स को मैं अगर लूँ, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो कि एक आम आदमी को पता होना चाहिए। मैं यहां पे थोड़ा सा इलोबोरेट करूंगा, एक एक मिनट लगा के। ऑस्टियोपेनिया वो एक कंडीशन होती है जिसके अंदर कैल्शियम हड्डियों में कम आ गया, पर थोड़ा कम है। मतलब पेशेंट, जो मरीज होता है, जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि कमर दर्द होने लगी, टांगों में दर्द होने लग गया, काम में मतलब वो नहीं होता, ये मतलब हम कंफर्टेबल नहीं है, मांसपेशियों में हमारे दर्द होने लग जाता है। तो इसका मतलब एक स्टार्टिंग फेज शुरू हो गया है कि आपका हड्डियों का कैल्शियम निकलना शुरू हो रहा है। आपको कैल्शियम, अगर बोन डेंसिटी मीटर जो एक टेस्ट है कि बोन के अंदर कितना कैल्शियम है, अगर वो आप करवाएंगे, आजकल हर जगह अवेलेबल है, हर स्मॉल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल है। जब भी आपको मौका मिले तो आप जरूर करवाइए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि चाहे आपका नॉर्मल है, इवन देन आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उस चीज से अवगत हो जाते हैं भी ये बीएमडी होता है कुछ। तो उससे क्या होगा कि स्टार्टिंग फेज, ये एक अलार्मिंग फेज हो जाता है। जब अलार्मिंग फेज में होता है तो आपको चिंता होनी चाहिए, आपको आप उसके बारे में काम उसका सोचने लग जाओगे, आप डॉक्टर से मिलोगे, या कुछ आप इधर से पूछोगे, उधर से पूछोगे, चीमा जी से पूछोगे भी इसका क्या करें, शायद ये भी बहुत अच्छा वे से आपको ट्रीट करेंगे। ओस्टोपेनिया जो है वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज हो जाती है। एडवांस स्टेज का मतलब होता है कि हमारी बोन ब्रिटल हो जाती है, हमारी बोन के अंदर और कैल्शियम निकल जाता है, और हमारे इवन कहते हैं ना, वो थोड़ा सा ही गिरा था, फ्रैक्चर हो गया। अब बाथरूम में स्लिप ही तो किया था, एक हल्का सा झटका ही तो लगा था। तो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में 3 फ्रैक्चर बड़े कॉमन है, मैं आपको बताऊं। और आप शायद आपके घर पे तो नहीं, हो सकता है कि आपके फैमिली में, हो सकता है आपके पड़ोस में, या हो सकता है नॉन फैमिलीज के अंदर आपको मिलेगा कि उसके पापा का, उसके दादा का कूल्हा टूट गया, या उसके मदर का, उसके फादर का रिस्ट का फ्रैक्चर होगा, कोने का फ्रैक्चर होगा, या रीढ़ की हड्डी के मणके पिचक गए, या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया। ये 3 फ्रैक्चर बड़े कॉमन है एक एज के बाद में, कि ये साइन है, ये अलार्मिंग साइन है कि उनकी हड्डियों की कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। और जिसके, अब मैंने जैसे पहले बताया कि अगर हड्डियों का ढांचा हमारा डिस्टर्ब होता है, तो हड्डियों के अंदर जो रह रहा है, मान लिया मैं मकान में रह रहा हूं और मकान की छत मेरी टप टप कर रही है, या मेरे को लगता है कि क्रैक आ गए हैं, रात को लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहते हैं जी मैं नॉर्मल था, मकान मेरा पुराना था, मैं छत के ऊपर घूम रहा था और छत के साथ नीचे आ गया।
तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक ढांचा वीक हो गया, तो इसके मतलब रहने वाले भी उसमें वीक होंगे। हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं है या स्केलेटन डिस्टर्ब है हमारा, तो अंदर हार्ट भी है, लंग्स भी है, हमारे गुर्दे भी है, हमारा ब्रेन भी है। तो डेफिनेटली आप अंदाजा लगा लें कि उन विचारों का क्या हाल होगा और इन विचारों का कसूर भी क्या है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इस ढांचे के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, आपको इस ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बिल्कुल सचेत रहना पड़ेगा। तीसरा जो टर्म है, टर्मोलॉजी है, जो चौथी मैं बात बताना चाहता हूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों अलग अलग चीज है। आप ये मान के चलो कि इन दोनों का आपस में कोई मेजर कनेक्शन नहीं है, दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, दोनों की प्रॉब्लम डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चरली हम बात करें वो टोटल डिफरेंट है, तो अलग अलग स्टेज में होता है। बोन की क्वालिटी अच्छी है पर तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वो कंडीशन है जिसके अंदर जो घुटना है, घुटना का घिसाव शुरू हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है तो मैं चाहूंगा, चीमा जी आपको नजर आ रहा है? एवरीथिंग यू आर एबल टू सी, चीमा जी? Yes, sir. Yes, this is the my knee joint model. क्लियर? ये एक चपने की हड्डी, जो घुटने के आगे की हड्डी है, वो ये होती है जो यहाँ पे मूव करती है, और ये जब ये टाइट होती है तो ये हमारा घुटना ऐसे ऐसे मूव करता है। दिस इज सिंपल जो मैं आपको बताऊं। और इसके अंदर अगर मैं आगे से दिखाऊं तो ये घुटना का है, जो ऊपर की हड्डी का नीचे का पोर्शन है। ये अंदर जो आपको ब्लू ग्रे चीज दिख रही है, ये वॉशर कहते हैं। इसके अंदर कुछ धागे होते हैं, साइड वाले ये धागे हैं, पीछे कुछ धागे होते हैं, कहते हैं धागा टूट गया, ये धागे होते हैं, और ये धागे इसको बैलेंस बनाते हैं। और जब ये जो ग्रे है ये चीज बिल्कुल घिस जाती है, इसको वॉशर कहते हैं एक आपके लेमैन लैंग्वेज में। जब ये घिस जाती है तो ये हमारा ये पोर्शन जो कार्टिलेज वाला है ये भी घिस जाता है। जब ये घिस गया, ये खत्म हो गया, नीचे वाले का भी घिस गया, तो ये घुटना आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा, और इसको कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया। दोस्तों ग्रीस नाम की कोई चीज नहीं होती घुटने के अंदर, बट इट इज a words generally every doctor use for that local population। वहां वो क्या लाइक करते हैं, हड्डी कहते हैं हड्डी बन गई, या ग्रीस खत्म हो गया, या घुटने घिस गए, या ये हो गया, वो डिपेंड करता है कि वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है। अदरवाइज ये कार्टिलेज होता है, इसको कार्टिलेज कहते हैं। मैं अगर दूसरा मॉडल आपके सामने प्रेजेंट करूं, दिस इज ए राइट मॉडल जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये जो स्टील है, ग्रे है, ये दिस इज द कार्टिलेज। ये नीचे की हड्डी है, इसका ऊपर का पीस है नहीं, मैं आप ये मान के चलो ये यहाँ लगा हुआ है, तो ये जो है ना ये आपको ग्रे नजर आ रहा है। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कुछ ईटन अवे हो गया। जैसे आप देखो लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर दीमक लग जाती है तो वो ईटन अवे हो जाती है, तो ये एक ईटन अवे हो गया, आपको क्लोज नजर आ रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज जो इसके साथ एक नीचे वाले इसके साथ काम कर रहा है, तो ये कार्टिलेज जो होता है पेनलेस होता है। जो हमारे कान के अंदर होता है ना, ये कार्टिलेज होता है। आप ये मान के चलो ये कान वाला कार्टिलेज और ये कार्टिलेज मोरलेस सेम स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर पेन नहीं होता, जब ये इस पर वेट आता है तो पेन नहीं होता। पर तो जब ये खराब होने लग जाता है, बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे आपका एज फैक्टर हो सकता है, आपका शुगर की तकलीफ हो सकती है, आपको उसकी वजह से हो जाता है, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर होता है, ओबेसिटी इज द मेजर काज। दूसरा ये आपका प्रोफेशन भी है, जो वो भी आपका है, आपकी सेडेंटरी लाइफ, मतलब आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे आफ्टर पर्टिकुलर एज, ये कारण भी होता है, ये घिसने लग जाते हैं। नंबर वन ये स्टेज आ गई। दूसरी स्टेज पर आपने देखा होगा ये ज्यादा खराब हो गए, तो ज्यादा खराब हो गए तो इसके जब ये इसके साथ टच करेगा तो उसको पेन होगा। यहाँ पे आपको जो लोग मिलते हैं जो कहते हैं ना मेरे को पेड़ियों पर चढ़ने में दिक्कत आती है, पौड़ी पर चढ़ने में मेरे को परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इनिशियल स्टेज में आ गए। इनिशियल स्टेज हो सकता है इससे थोड़ी सी पहले की स्टेज, जो मैं यहाँ उंगली रख रहा हूँ यहाँ की स्टेज होगी, और पेशेंट सिंपल पेन बताने लग जाता है। कभी कभार पैरों के बाहर बैठ गया तो दिक्कत आ गई, कभी रनिंग करते वक्त दर्द आ गया, कभी कुछ आ गया, तो ये स्टेज आ गई। धीरे धीरे जब आपके पास कई लोग ऐसे भी आते हैं, नहीं जी साढ़े नाल तक बिल्कुल ही नहीं चलिया जाता, मुश्किल हो रही है,
ये स्टेज आने शुरू हो जाती है जिसमें ज्यादा ईटन अवे हो गया, और ये स्टेज में तो आप देख रहे हो कि पूरी दीमक लग गई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बोन है, ये बोन का कलर यहाँ पे आपको ऑब्वियस नजर आने लग गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी कार्टिलेज की गद्दी बनी हुई है बिल्कुल अबॉलिश होगी, बिल्कुल खत्म होगी। अब ये हड्डी इस हड्डी के साथ टक्कर ले रही है। दिस इज नोन एज, ये स्टेज वो आती है जिसमें डॉक्टर आपको कहता है गोडा नवा पवा लो, गोडे नवे पौने पहन गए हैं। तो ये स्टेज आती है, पर तो मैं इस स्टेज की बात नहीं करना चाहता। इस स्टेज में तो देखो आपको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। बट व्हाट आई वांट टू से, मैं ये चाहता हूं अगर आप इस स्टेज पर हैं या आप इस स्टेज पर हैं, तो इस ये स्टेज यहां से हम एक रिवर्सिबल स्टेज, मतलब हम नॉर्मल की तरफ जा सकते हैं। यहां पे हम नॉर्मल नहीं जा सकते, पर तो यहां से यहां आने में अगर लंबा टाइम ले लिया तो हमारा घुटना बदलने की सिचुएशन चेंज हो सकती है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये चीजें मैं मॉडल लेके इसलिए आया हूं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये चीजें डॉक्टरी के लिए लेमैन को पता होना चाहिए। जब आप लोगों को पता होगा तो आप एक, ये चीज वो है जिसके अंदर आप किसी का भी आप गाइड कर सकते हो। नहीं जी आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपको पोडियो चढ़ने में दिक्कत आ रही है, पैरों बार बैठने, जी आप ये इसका करो, आप ये चीज करो, ये चीज करो। क्लियर? तो यहाँ पे मैं कुछ सिंपल से आपको मेजरमेंट, आपके इसका मैनेजमेंट शेयर करना चाहता हूं जिससे आप आराम से उसको टैकल कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं आपको ये सारा मैनेजमेंट कर दिया तो हमारे ऑर्थोपेडिशियन के पास पेशेंट कम हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे पास कम होंगे। पर तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास पेशेंट ना आए। मैं हमेशा मेरे पेशेंट को कहता हूं कि अगर आप सेकेंड टाइम मेरे पास आ रहे हो तो ये मेरे लिए चैलेंज है, ये मेडिकल फैटर्निटी को चैलेंज है। हम चाहते हैं कि जो काम एक आम आदमी कर सकता है और वो पर्सन बीमार ना पड़े, दिस इज द रियल मेडिकल फील्ड, दिस इज द रियल मेडिकल फील्ड। अगर आपने कहा जाए कि एक न्यूट्राइट जिसकी बात कर रहे हैं सीमा जी, और जिस प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हो, ये एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें इस यू आर रिप्लेसिंग ए डॉक्टर, यू आर गोइंग टू रिप्लेस द मेडिकल फील्ड। आप ये अंदाजा लगाओ, आप सभी लोग अगर मेडिकल हेल्थ पर काम करने लग गए तो आप देखो कि सोसाइटी की हेल्थ सेटअप कितना बढ़िया होगा। आप अंदाजा लगाओ कि कितने लोगों के वर्किंग आवर्स नहीं खराब होंगे। आप अंदाजा लगाओ कितने लोग ये कहेंगे यार हम तो कभी डॉक्टर के पास ही नहीं गए, हमारे तो घुटनों में कभी दर्द ही नहीं हुआ। तो आप इमेजिन करो कि वहां पे प्रोडक्टिविटी कितनी रहेगी। वहां पे अगर उसका स्केलेटन ठीक हो गया तो वो आदमी कहेगा यार आई एम 100 ईयर्स, मेरा चेस्ट ठीक है, मेरी लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हार्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उसका ढांचा अच्छा काम कर रहा है। ही इज डूइंग ऑल द एक्टिविटीज। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कंधों पर मेरे से ज्यादा भार है अब आज के बाद। अभी तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मी मीन्स अ डॉक्टर कम्युनिटी, मैं अकेला अपने आप में कुछ नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर कम्युनिटी को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें आप अपने आप को ले लो। आप अपने आप पर अगर ये चीजें ले लेते हैं तो आप बताओ कि कितने आप डॉक्टर्स और पब्लिक का जो रेशियो है वो बहुत कम है। जितने डॉक्टर होने चाहिए उतने डॉक्टर नहीं है, बट वो एकदम मेडिकल कॉलेज और एकदम डॉक्टर तो नहीं आ सकते। और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमेशा बीमार आदमी को ठीक करता है, और आप लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आप लोगों को बीमारी नहीं होने देंगे। तो ये जो चीज है लोगों को बीमारी नहीं होने देना, दिस इज द बिगेस्ट वर्क जो आपके कंधों पर आज आ गए। हाँ, पूरी मेरे को ये लगता है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को, आज की टॉक को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो मेरे को जो डॉक्टर की ओपीडी के अंदर, स्पेशली ऑर्थोपेडिशियन की ओपीडी के अंदर, डेफिनेटली आप 50% की स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं। इन चीजों को मैं आपको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं कि क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और जब होगा जब आपको इन छोटी छोटी चीजों का पता होगा। मैं यहाँ पे आज सिंपल बोन के बारे में ही बात कर रहा हूं, और इसके बारे में मैनेजमेंट की मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दोस्तों क्या है कि बच्चों के अंदर मैनेजमेंट क्या है। बच्चों के अंदर सिंपल मैनेजमेंट है। देखो जैसे जैसे डाइट आप लेता है, एक तो ये है कि बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग है
वो लंबे टाइम तक मैंने देखा है कि स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन के अंदर, या हम इवन इलिटरेट तो थोड़ा सा जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो अर्बन पॉपुलेशन के अंदर भी उनका लंबा चलता है। तो उस वीनिंग पीरियड को जल्दी होना चाहिए। आफ्टर 1 ईयर बच्चे का ब्रेस्ट फीड पर धीरे 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 स्टेप को चेंज करके सप्लीमेंट पर आना चाहिए। सप्लीमेंट में भी आप बनाना दे सकते हैं, आप चपाती देना लग जाते हैं, आप छोटे छोटे जो भी है वो प्रॉब्ली आपके जो ग्रैंड मदर है या आपके जो और हैं या आपके जो पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्राइट के प्रोडक्ट हैं वो क्यों देने हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे चीमा जी ने जो सीडी दिखाई थी, आपको वीडियो दिखाया था, प्लांट का टेबलेट में कन्वर्ट किया है, पौधों को गोले में कन्वर्ट किया है, और वो पौधे जो प्योर हैं, जो ऑर्गेनिक हैं, और वो टेक्निक जो करीब 100 साल से चल रही है, रेनबॉर्ग। अगर आप न्यूट्रिशन फॉर द क्विस्ट अगर सुने तो 1920s के अंदर चाइना के अंदर उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद दे शिफ्टेड टू कैलिफोर्निया। वहां पे उन्होंने अपने फील्ड के अंदर प्लांट लगाए और उसकी टेबलेट तैयार किया, और उसके बाद में धीरे 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 न्यूट्राइट कंसेप्ट को 90s के अंदर टोटल सिस्टम को एमवे के साथ प्लग हुआ, और आज जो न्यूट्राइट के शायद प्रेसिडेंट है, शायद चीमा जी ज्यादा बढ़िया बताएंगे, क्या सैम रॉनबर्ग इज स्टिल लीडिंग द न्यूट्राइट सेगमेंट ऑफ द एमवे पार्ट। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है। और सप्लीमेंट हमने क्यों लेने कि अगर आप थोड़ा सा अपनी प्योर डाइट को देखें, आप किचन में जाओ, यू गो बैक टू द किचन के अंदर, फ्रिज के अंदर जाओ, फ्रिज के अंदर जो सामान पड़ा है उसको देखो कहां से आया, वो मार्केट से आया या बाहर जो वेंडर है जो सब्जी वाला वो आपको दे के गया। उसके और डेप्थ में जाओ, आप सब्जी मंडी में जाओ, सब्जी मंडी में देखो वहां कौन ला रहा है, वहां किसान ला रहा है, किसान के खेत में जाओ आप, वहां वो क्या कर रहा है, वहां वो सब्जी उगा रहा है, वो मैच्योर जो हो चुकी है। अब वो उसके और बैग में जाओ तो उसने कैसे उसको उगाया, वो वहां पे उगाने से लेकर आपके फ्रिज तक की आने की कला को आप अपने माइंड के अंदर रिवाइंड करें। तो वहां से शुरू हो जाता है, पानी कौन सा दे रहा है, उसमें पेस्टिसाइड कौन सा यूज कर रहा है, स्प्रे कौन सा यूज कर रहा है, कब वो प्लग कर रहा है, कब वो सब्जी मंडी में ला रहा है, वहां पे कितने दिन रह रहा है, वहां से वेंडर के पास आ रहा है, वेंडर से आपके किचन में आ रहा है, किचन से फ्रिज में जा रहा है, फिर आपकी वाइफ या आपका सर्वेंट या कोई भी है उसको तैयार करके उसको कैसे उबाला जा रहा है या कैसे उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, फिर आपकी टेबल पर आ रहा है। टेबल पर आने के बाद में जो चीज बच गई उसको फ्रिज में जा रहा है, फिर दूसरे दिन उसको गर्म करके आपके पास लाया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। क्या आपका मकसद पूरा होता है वो सब्जी लेने से? क्या आपका मकसद पूरा हो रहा है, आपके पास न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं? क्या आपका पूरा मकसद हो रहा है कि आपको सारी चीजें मिल रही है? आंसर इज नो। इवन बेस्ट से बेस्ट डाइट अगर काउंट करें उसके अंदर भी डेफिसिट है, उसके अंदर भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स के डेफिसिट है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए हमारे को ये न्यूट्राइट लेने पड़ेंगे। बच्चों को आप देना शुरू कर दें। आप अपने सिस्टम से बात करके आप देखें कि मेरे को बच्चे को 4 साल का बच्चा हो चुका है, हमने इसको क्या देना है, कौन सा हमने प्रोटीन देना है, कौन सा हमने कैल्शियम देना है, क्या हमने आयरन देना है, ये सारी चीज आप एनालाइज करें। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके साथ जो रिकेट्स और जो ऑस्टियोमलेशिया की है वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दूसरा, मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं, बच्चे को मोबाइल या ये डिजिटल गैजेट्स इससे आप दूर रखना शुरू करें। हो ये रहा है, जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं कि बेबी जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी सारी एक्टिविटी मोबाइल पर रह रही है, उसकी सारी एक्टिविटी लैपटॉप पर रह रही है, उसकी सारी एक्टिविटी टीवी के आगे बैठी है। वो जो एक्सरसाइज पीरियड है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है, जब उसने बोन बैंक को बिल्ड करना था, उस पीरियड के अंदर he is playing with a mobile, he is playing with a laptop, he is sitting in front of the TV, तो उसका सारा बोन बैंक जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। क्यों? कि एक्सरसाइज की वजह से बोन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और एक्सरसाइज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एक्सरसाइज का कोई सप्लीमेंट नहीं है कि हम ये गोली खा लेंगे हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है। प्लीज बी अश्योर अबाउट इट। नंबर 2,
वुमेन के अंदर भी मैंने आपको बताया, स्पेशली इन द प्रेगनेंसी के अंदर भी रूरल वुमेन्स काम करती है और उनको बहुत कम प्रॉब्लम आती है। अर्बन के अंदर हम उसको प्यार से रखने लग जाते हैं, उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। यहाँ पे कैल्शियम की चैलेंज आ जाता है हमारे को, तो वहां पर भी हमें को चैलेंज आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर 2, एक तो वो एक्सरसाइज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इवन ओल्ड एज के अंदर भी अगर बात करें तो ओल्ड एज के अंदर अगर आप एक्सरसाइज का रिजीम को चालू रखते हैं तो आपके चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आदमी एक्टिविटी करता है आखिर तक, वो उनकी बोन की क्वालिटी ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सटेंड हो गया, बट हम केवल कहते हैं इज अ मैन ऑफ 85 विद गुड क्वालिटी बोन मास। हम उनसे प्राउड फील करते हैं, फिर बाद में पता लगता है इज एन वेरी हार्ड वर्कर, वेरी एनर्जेटिक फील्ड वर्कर, ये करता है वो करता है। तो वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को, बुजुर्ग दादा दादी को प्लीज बेड पर खाना मत दो। ऐसा नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है, आप एक केयरिंग बच्चे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, पर तो अगर आप उनको अपने पर डिपेंडेंट बना रहे हो तो आप उनको अपाहिज कर रहे हो। मैं तो कई बार ओल्ड पर्सन को, स्पेशली लेडीज को कहता हूँ, माता जी करे काम करे करो। वो कहते काम, आजकल काम आपको पता ही है कि काम की शॉर्टेज कम हो गया है, क्योंकि मेंबर ज्यादा आ गए और काम की एक्टिविटी कम होगी। मैं कह नहीं, अरे काम घर का खत्म हो जाए तो पड़ोसियों को करना शुरू कर दो, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन वर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन द फिजिकल एक्टिविटीज। और फिजिकल एक्टिविटीज ओल्ड लेडी कोई जिम में जाके कुछ करने वाले नहीं है, वेट उठाने वाले नहीं है, या कोई ग्राउंड में कबड्डी नहीं खेलने वाले, उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो ही हमने डिस्टर्ब कर दी कि लोकी की कहेंगे साड़ी दादी काम कर दी है, लाइक दैट। ऐसा नहीं करना आपने, उसको फ्री रखो, आपको करने दो उसको, ताकि उसकी एक्टिविटी रहे एक। इसलिए एक्सरसाइज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। नाउ कम्स कि जैसे जैसे आपकी पहले आपकी वो डाइट जो मैंने बताई आपको किचन में डेफिसिट है, उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप ओल्ड एज हो जाते हैं तो आपके अदरवाइज भी डाइट शेड्यूल कम हो जाता है। मान लिया आपने कुछ गलत खा भी लिया, पर तो उसमें अच्छी चीज भी कम होगी, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। यहां पर भी आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा डाइट के, आपको उसमें कैल्शियम देना पड़ेगा, आपको विटामिन सी देना पड़ेगा। विटामिन सी इज अ वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट इज अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइट, कि जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे कोलेजन फाइबर्स बनाने के लिए काम करता है, चाहे बोन है, चाहे ब्लड है, चाहे हेयर है, चाहे कुछ भी है, चाहे हमारा ऑटोमेन सिस्टम है। इट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट। कैल्शियम इज डेफिनेटली एन अल्टीमेट प्रोडक्ट। और दूसरा, जहां तक कि आज की, जैसे चीमा जी ने कहा कि ऑफर चल रही है, दोस्तों मैं उस ऑफर के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इस ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट एक ही है कि घुटना खराब होने तक वेट करो और घुटना चेंज करवा लो। अब क्वेश्चन आता है, क्या एवरीबॉडी इज रेडी फॉर दैट? नो। क्या घुटना बदलवाने के बाद में वो कंफर्टेबल लाइफ लीड करेगा? आंसर इज नो। उसके वर्किंग आवर्स हैम्पर नहीं होंगे, उसके फैमिली डिस्टर्ब होगी। तो अब इसका क्या करें? मैं ये चाहता हूं कि इस स्टेज पर ना जाया जाए। इसमें मैं आप लोगों की मदद चाहता हूं। बीइंग ए डॉक्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे को आपकी मदद चाहिए। सोसाइटी के अंदर आप लोग जब ये जुम्मा ले लेंगे कि डॉक्टर साहब हम गारंटी करते हैं कि हम डेफिनेटली साल के कम से कम 100 मरीजों को इस स्टेज तक नहीं जाने देंगे। आप अंदाजा लगाओ, 100 मरीज का अगर घुटना नहीं बदला गया आपकी वजह से, कितना बड़ा चैरिटी होगा, कितना बड़ा बेनिफिट होगा। अब हो क्या, इस स्टेज को पहचान लो। जब आप लोगों को मिलो, आप इस प्लेटफॉर्म पर, न्यूट्रलाइट के प्लेटफॉर्म पर, एमवे के प्लेटफॉर्म पर कॉन्टेक्टिंग करते हैं, सब करते हैं, कोई हाँ कहता है, कोई ना कहता है, पर तो एक बात जरूर करो कि उसके पूछो कि आपके माता पिताजी के घुटनों में दर्द तो नहीं है क्या? अगर उसने कह दिया कि दर्द है, तो उनसे आपने पूरी एनर्जी लगा के उसको एक्सप्लेन करना है कि ये स्टेज, ये स्टेज, ये स्टेज आएगी। अब ये स्टेज पर उसको पकड़ लो। जब इस स्टेज पर पकड़ लेते हो, नंबर 1, एक तो उसको एक्सरसाइज एडवाइस कर दो। नंबर 2, एक उसको साइकिलिंग एडवाइस कर दो। साइकिलिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। साइकिलिंग इज ऑफ वेट एक्सरसाइज। मेल है सड़क पर कर सकता है, फीमेल है स्टैंडिंग साइकिल, उसको कह दो ये तो 3000 रुपए लगाने पड़ेंगे।
उसको परचेज करवा दो, बहुत बड़ा भला होगा उसका। और उसको आदत डालो 5 मिनट से, 7 मिनट से, 10 मिनट से, धीरे धीरे ऐसे करके। नंबर 1 एक्सरसाइज एंड साइकिलिंग। नंबर 2 दोस्तों, यहां पे जैसे ही कार्टिलेज डैमेज होता है, इसका मतलब हमारा बॉडी का जो ग्लूकोसामिन है, जो बॉडी बिल्ड कर रही है, वो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन, उसकी अवेलेबिलिटी बॉडी को कम होती है। और सबसे बड़ा रीजन एक ही है कि ग्लूकोसामिन अवेलेबल नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, मार्केट में ग्लूकोसामिन अवेलेबल है, देयर इज नो डाउट। कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कहता कि वो सस्ते हैं, मैं ये नहीं कहता कि दिस इज अवेलेबल इन एड्यूटलाइट कि ये महंगा है। पर तू, आपको तो एक ही बात के लिए स्ट्रेस करना है कि जो बेस्ट क्वालिटी का ग्लूकोसामिन है वो हमने इस पेशेंट को देना है, ताकि हम ये चांस नहीं लेना चाहते कि ये स्टेज आए और जिसकी वजह से उसका घुटना चेंज हो। इस बात के लिए बड़ा ध्यान दो आप। हमें इस स्टेज पर इसको कंट्रोल करना विद द बेस्ट ग्लूकोसामिन अवेलेबल इन द वर्ल्ड मार्केट। आप ये देखो कि आज जब आप न्यूट्रिशन फॉर द क्वेस्ट पढ़ लेंगे, या जो सीडी अभी चीमा जी ने आपको दिखाई है वो अगर देख ली, तो मैं ओपनली कह सकता हूं बगैर इसके डेप्थ में जाए हुए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्लूकोसामिन अवेलेबल इन द वर्ल्ड मार्केट। जब बेस्ट अवेलेबल है तो हम यहाँ पे चांस नहीं ले सकते। हम ये कहेंगे नहीं जी ये 2 रुपए सस्ता है, ये ले लेते हैं। तो अगर बाई 2 रुपए सस्ते से अगर यहाँ पहुंच गए तो हमारे वो 2 रुपए तो खराब गए ना, वो जो कॉस्ट लगी। और अगर वो ये ग्लूकोसामिन हमारे को इस स्टेज को रोके रखता है, और हमारे को कभी भी ये नहीं कहना पड़े कि डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े, और हमारे को घुटने की बात ही नहीं करना पड़े, हमारी एक्टिव लाइफ रहे एंड वी विल लिव फॉर 100 इयर्स एक्टिवली, तो मेरे को लगता है कि इससे तो सस्ती चीज हो ही नहीं सकती। मैं इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं, बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं लोगों को, मैं जब जो पेशेंट मेरे पास आता है और जो ग्लूकोसामिन पर होता है, और एक और बताना चाहता हूं, डोंट ट्राई फॉर 2 कैप्सूल, हमने 5 दिन के लिए दे दिया या 10 दिन के लिए दे दिया, नहीं, दिस इज नॉट राइट वे। ग्लूकोसामिन अगर आप देना चाहते हैं और आपको उसके इफेक्ट जानना चाहते हैं, इट शुड बी गिवन मिनिमम फॉर 3 मंथ्स, और इसकी मिनिमम डोज है 2 कैप्सूल सुबह शाम। आप ये मत सोचो कि 4 कैप्सूल ज्यादा डोज है। हमें ग्लूकोसामिन 1500 मिलीग्राम चाहिए रोज का, वो चाहे 1 कैप्सूल में हो चाहे 4 कैप्सूल में हो, क्या फर्क पड़ता है उसमें। यहां पे 4 कैप्सूल में 1500 मिलीग्राम है, तो हमें 2 सुबह खाने हैं, 2 शाम को खाने हैं। मरीज को जो जिनके घुटनों में दर्द है, उसको इतना ही एक्सप्लेन कर दो प्लीज कि नहीं, ये 4 कैप्सूल नहीं है, ये 4 वो चीजें हैं जो आपके घुटनों की जान है। घुटनों का दर्द है, इसका मतलब वो कह रही है मेरे को ग्लूकोसामिन दो। दर्द का मतलब ग्लूकोसामिन मांग रहा है। बच्चा रोता है तो मां से दूध मांगता है, आपका पेट दर्द होता है तो आप डॉक्टर मांगते हो। वैसे ही अगर आपके घुटने दर्द हो रहे हैं तो वो आपका ग्लूकोसामिन मांग रहा है। दिस इज द राइट सप्लीमेंट। और इसके साथ ओमेगा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस केसेस के। ये कॉम्बिनेशन एक मार्वलस कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है, अगर आपने उसको 1 कैप्सूल सुबह शाम और 2 कैप्सूल सुबह शाम उसको देना शुरू कर दिया किसी को भी, मैं ये कहता हूं कि वो ग्रैंड मदर, वो दादाजी, वो पापा, वो उसके मदर या जो भी है, वो आपको घर बैठ के ऐसे आशीर्वाद देगी, तो मेरे को लगता है कि आप उस आशीर्वाद से ही कामयाब हो जाओगे। अगर आप आशीर्वाद लेना चाहते हो तो उन लोगों को जाके दो। मैंने कहा ना, कोई आदमी इंटरेस्टेड है या नहीं है, पर तो अगर उसके घुटनों पर इस स्टेज पर अगर आपने नहीं आने दिया, तो मेरे को लगता है कि उनके लिए आप भगवान हो। हालांकि डॉक्टर को भगवान कहते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि इसके जरिए हर आदमी का स्टेटस भगवान जैसा हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ जैसे अभी सीमा जी ने बताया, कैलमार्ट एंड विटामिन सी, ये एक ऐसी सप्लीमेंट्स है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके बेस पर आप ढेर सारे आशीर्वाद ले सकते हैं उस परिवार की तरफ से, ढेर सारे आशीर्वाद ले सकते हैं। एंड दूसरा दोस्तों, मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ओबेसिटी, ऑस्टियोआर्थराइटिस का या बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हैं, बहुत बड़ा रीजन है ये ओबेसिटी। आपको कोई भी ओवरवेट नजर आ जाए
तो आपके दिमाग में आपके कुछ है ना झंझनाहट होने लग जाती है, दिमाग में होनी चाहिए आपके। जापानीज की बात करें, जापानीज 100 साल से ऊपर के वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम जापानीज हैं जो एक्टिव लाइफ लीड कर रहे हैं। अगर उनका देखा जाए बीएमआई इंडेक्स उनका 18 से 20 के बीच में, ज्यादा 22 है उनका। और हम लोग हमारा बीएमआई इंडेक्स लेके चल रहे हैं 25 से लेकर 27-28 तक। ये बीएमआई क्या है आप सर्च करें, आप अपने अपलाइन से पूछें या अपने डॉक्टर से बात करें या आप चीमा जी को परेशान करें इस बात के लिए। दोस्तों इसके लिए आपको अंडरवेट रहना पड़ेगा। डाइट कितनी लेनी है? जितनी जरूरत है उसकी 80%। होता क्या है डाइट के मामले में, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो हम खाते रहते हैं और जब लास्ट वाली आती है तो नहीं मेरा तो पेट भर गया, मैं शांत हो गया हूं। अब क्या है इसमें, होता क्या है, ब्रेन के अंदर एक डाइटरी सेंटर है। वो डाइटरी सेंटर क्या होता है? एपेटाइट सेंटर कहते हैं। वो एपेटाइट सेंटर एक्टिव कब होता है? जब आपका पेट फुल हो जाता है। परंतु एक्चुअल में ये एपेटाइट सेंटर एक्टिवेट होता है आपके खाना खत्म करने के आधे घंटे बाद। तब क्या होता है, जब आपने फुल कर लिया तो इसका मतलब वो टाइम तो वेट ही नहीं किया। और फिर आप थोड़ी देर बाद क्या कहते हो, जब आप बेडरूम में आके बैठते हो, सोफा पर आके बैठते हो कि यार ज्यादा खा लिया, क्योंकि वो एपेटाइट सेंटर तब बोल रहा है, वो आधा घंटा हो चुका है। तो व्हाट यू सपोज टू टेक, जितना आप खा रहे हो उसका 80% लो। अगर आपने 80% खाया तो इसका मतलब आपने पूरी डाइट ली है। कोशिश मत करें ज्यादा चपाती खाने की, कोशिश मत करें ज्यादा कुछ और खाने की। एक इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें। दूसरा बताना चाहता हूं, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर साल्ट को ज्यादा आप अहमियत मत दें। साल्ट आपके कैल्शियम को लेता है और आपका यूरिन के जरिए कैल्शियम निकलता है। इवन मैं ये कहता हूं जंक फूड भी नहीं लें, जंक फूड एसिडिक फूड है और कैल्शियम आपका एल्कलाइन है। तो बॉडी के अंदर जैसे आपका एसिडिक फूड ज्यादा आता है, देना प्लीज, जैसे आपका ज्यादा आता है तो कैल्शियम को लेके वो बॉडी मैनेज करती है। जब वो बॉडी मैनेज करती है तो क्या होता है, हमारा कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। इससे दिस इज अनदर रीजन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो क्या करें, आप जंक फूड की अवॉइड करें। तीसरा, कोको कोला हुआ, आपका सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, इनका बहुत ज्यादा एसिडिक है। अब इस एसिडिक को कवर करने के लिए फिर आपको एल्कलाइन चाहिए एंड कैल्शियम इज एल्कलाइन, फिर वो उसके साथ वो मिक्स होता है। तो यहां पे भी आपको चैलेंज आता है। तो मैं चाहता हूं कि इसको भी आप ऑफ करें। रादर अगर ऑफ नहीं कर सकते तो थोड़ी क्वांटिटी लें। वैसे आजकल तो रिवाज हो चुका है कि जी हमने कोक नहीं लेना, हमने ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, पर तो अभी भी कुछ जगह ऐसी है कि जिसमें यूज किया जाता है, स्पेशली बच्चों में काफी यूज होता है। आपने देखा होगा बच्चों के अंदर जो ज्यादा लेते हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम का सारा सीधा संबंध दांतों के साथ है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इवन और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अल्कोहल को जितना ऑफ कर सकते हो आप। हालांकि जो अल्कोहल लेते हैं उनको शायद ये चीज अच्छी नहीं लग रही होगी, परंतु मैं चाहता हूं कि अल्कोहल का एक छोटा सा पैग ले, उसको 2 घंटे तक एंजॉय करें। अगर आप छोटे से पैग को 2 घंटे तक एंजॉय करते हैं तो आपके बॉडी को डैमेज नहीं होता। मैं बंद करने के लिए तो नहीं कह रहा, परंतु मैं एक्सेस के लिए आपको अवॉइड करना चाहता हूं, क्योंकि इससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस और वो बहुत ज्यादा चैलेंज आते हैं बेसिकली। और दूसरा, आई थिंक मैंने मेरा कवर किया है काफी कुछ, एंड फिजिकल एक्सरसाइज, सप्लीमेंट एंड एवरीथिंग। आई थिंक चीमा जी, इट्स यस सर। मैंने मेरा सब्जेक्ट काफी हद तक मैंने कवर करने की कोशिश की है। बिल्कुल। और फिर भी कभी दोबारा बाद में कभी चांस मिलेगा तो कोई पेंडिंग रह गया तो हम बाद में बात करेंगे। एनीवे, थैंक यू चीमा जी, आपने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी और अपने भाइयों के बीच में बोलने का मौका दिया। और डेफिनेटली डिग्री तो देखो मैं उनको नहीं दे सकता, परंतु वो मेरे से बेटर रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी में। मेरे पास मरीज आते हैं, उनके पास वो लोगों के पास हैं, और लोगों के पास जब ये मैसेज देंगे तो उनके मैसेज की बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाएगी। अगर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से, थोड़ा सा नॉलेज के साथ अगर बात करेंगे, तो अगर इन चीजों की डिस्कस करेंगे, उनका
इनका कारण समझा देंगे उनको, तो उनकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी और बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और मुझे ये लगता है, एक और बताना चाहता हूं, यहाँ पे कितने लोग हैं आई डोंट नो, एनीवे जितने भी हैं, ये जब अपने ग्रुप के अंदर डुप्लीकेट करना शुरू करेंगे, आप अंदाजा लगाओ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, ये ग्लोबली ये मैसेज चला जाए तो कितने लोगों का फ्रैक्चर बच सकता है, कितने लोगों के बच्चों की स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, कितने लोग हम एक्टिव हो सकते हैं, हम कितने हिंदुस्तान का कितना एक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। रियली मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से अवगत हुए हैं और आप मेरी बात को एग्री करेंगे, आप इस पर एनर्जी डालेंगे, आप इस पर विचार करेंगे, आप बैठ के सोचेंगे कि क्या है इसमें, कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये, आप जो करेंगे वो सही है, आप ये भी मत सोचें कि नहीं नहीं ये तो डॉक्टर इनवा ही कर सकता है या ऑर्थोपेडिशियन ही कर सकता है, नहीं, आप जो कर रहे हैं वो उनके लिए सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ऐसा नहीं है कि आपने उसको डाइट के लिए कह दिया तो गलत कह दिया, आप एक्सरसाइज के लिए कह दिया तो आपने गलत कह दिया, या आपने उसको ग्लूकोसामिन के लिए कह दिया तो गलत कह दिया, या ओमेगा के लिए कह दिया तो गलत कह दिया, कैल्शियम के लिए नहीं, नथिंग डूइंग, आप जो कहेंगे वो उसके लिए सही होगा और कितनी बड़ी पॉपुलेशन में रिवॉल्यूशन आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you very much, Dr. Suresh Shanwasa. Thank you for such a vital information. And ये एक पूरा सेशन जो है ये इंफॉर्मेशन के साथ भी भरा हुआ था, एक अलार्मिंग सिचुएशन के साथ भी कहीं ना कहीं सर ने हमें जागरूक किया है कि राइट टाइम पर जो है सोल्यूशन को अगर प्रोवाइड किया जाए तो लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है। और जो एक्सरसाइज का पार्ट बताया है, जैसे सुरेश